आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नितिका एंड वेलकम टू एनएसटी क्लासेस। आज इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस क्लास 6 का चैप्टर 2 डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, अपने विचार कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। चलिए शुरू करते हैं। क्या बनने पर या क्या काम करने पर भेदभाव किया जा रहा है? लोग आजीविका कमाने के लिए विभिन्न प्रकार के काम जैसे शिक्षण, बढ़ईगिरी, मिट्टी के बर्तन बनाना, बुनाई करना, मछली पकड़ना, खेती बाड़ी आदि करते हैं। हालांकि कुछ प्रकार के कामों को दूसरे कामों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण या मूल्यवान माना जाता है। कुछ गतिविधियां जैसे सफाई, धुलाई, बाल काटना, कूड़ा उठाना आदि को निम्न कोटि का समझा जाता है और जो ये काम करते हैं उन्हें अछूत माना जाता है। और लोगों का ये जो विश्वास है कि ये काम कम महत्व के होते हैं, ये विश्वास जाति व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इससे पता चलता है कि उस समय में इन कामों को और ये काम करने वाले लोगों को किस दृष्टि से देखा जाता होगा। इन द कास्ट सिस्टम यानी जाति व्यवस्था में समुदायों या लोगों के समूहों को एक प्रकार की सीढ़ी में रखा गया था, जहां प्रत्येक जाति दूसरी जाति से ऊपर या नीचे थी। जिन लोगों ने खुद को इस सीढ़ी के सबसे ऊपर रखा, उन्होंने खुद को अपर कास्ट यानी उच्च जाति का बताया और खुद को श्रेष्ठ के रूप में देखा। यानी जिन लोगों ने भी अपने आप को इस सीढ़ी के सबसे ऊपर रखा, उनका कहना था कि हम सबसे बेहतर हैं। द ग्रुप्स हु वर प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द लैडर, जिन समूहों को सीढ़ी के सबसे नीचे रखा गया था, उन्हें अयोग्य के रूप में देखा गया और उन्हें अछूत कहा गया। यानी अपर कास्ट के लोग ऐसे समूह के लोगों को बहुत हीन भावना से देखते थे। उनके अनुसार ऐसे समूह के लोग जो काम करते थे बस वही कर सकते थे, इसके अलावा और कोई काम करने के वे योग्य नहीं थे। और ऐसे समूह के लोगों का स्पर्श भी अपर कास्ट के लोगों को गवारा नहीं था। दलित एक ऐसा शब्द है जिसे तथाकथित निम्न जातियों के लोग खुद को संबोधित करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उन लोगों ने इस शब्द को अनटचेबल शब्द की जगह चुना है। यानी उन्हें अनटचेबल शब्द पसंद नहीं था, वे चाहते थे उन्हें दलित कहा जाए। दलित शब्द का मतलब है दोज हु हैव बीन ब्रोकन, यानी जो टूट गए हैं। दलितों के अनुसार ये शब्द दिखाता है कि सामाजिक पूर्वाग्रहों और भेदभाव ने दलित लोगों को कैसे और कितना तोड़ दिया। सरकार लोगों के इस समूह को शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति के रूप में संदर्भित करती है। ऐसा लगता है कि उस समय ऊंची जाति के लोगों ने दलितों के साथ इतना बुरा व्यवहार किया होगा जो सहन करने योग्य नहीं था। ऊंची जाति के इस व्यवहार ने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया। जातियों के नियम निर्धारित किए गए थे। अछूत लोग जो भी कार्य करते थे, नियम के अनुसार उन्हें वही काम करना होता था। उन्हें दूसरा कोई भी काम करने की अनुमति नहीं थी। समूहों को कचरा उठाने और गांव से मृत जानवरों को निकालने के लिए मजबूर किया गया था, लेकिन उन्हें अपर कास्ट यानी उच्च जातियों के घरों में प्रवेश करने या गांव के कुएं से पानी लेने और यहाँ तक कि मंदिरों में प्रवेश करने की अनुमति तक नहीं थी। उनके साथ इतना ज्यादा भेदभाव किया जाता था कि उनके बच्चे स्कूल में अन्य जातियों के बच्चों के बगल में भी नहीं बैठ सकते थे। इस प्रकार उच्च जातियों के लोगों ने उन तरीकों से काम किया जो तथाकथित अछूतों को बिल्कुल वैसे अधिकार नहीं देते थे जैसे अधिकार उन्हें मिलते थे। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि एक शिक्षक पढ़ा रहा है। अपर कास्ट के बच्चे आगे मैट पर बैठकर पढ़ रहे हैं, लेकिन लोअर कास्ट के बच्चों को अपर कास्ट के बच्चों से थोड़ा दूर जमीन पर बैठाया गया है। Being made to sit separately in the classroom because of one's background is a form of discrimination. इस प्रकार किसी की पृष्ठभूमि के कारण कक्षा में कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों से अलग बैठाना भी भेदभाव का ही एक रूप है। चलिए अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो भेदभाव अनुभव किया उसके बारे में जानते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो भारत के महानतम नेताओं में से एक है, जाति आधारित भेदभाव का अपना पहला अनुभव साझा करते हैं, जो 1901 में हुआ था, जब वह सिर्फ 9 साल के थे। वह अपने भाइयों और चचेरे भाइयों के साथ कोरेगांव में अपने पिता से मिलने गए थे। कोरेगांव आज महाराष्ट्र में है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपना अनुभव साझा करते हुए कहते हैं कि हमने बहुत लंबे समय तक प्रतीक्षा की, लेकिन कोई भी नहीं आया।
1 घंटा बीत जाने के बाद स्टेशन मास्टर पूछताछ करने आए। उन्होंने हमसे हमारे टिकट मांगे। हमने उन्हें टिकट दिखा दिए। स्टेशन मास्टर ने हमसे पूछा कि हम क्यों रुके हुए थे। हमने उन्हें बताया कि हमें कोरेगांव के लिए रवाना होना था और हम अपने पिता या उनके नौकर के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन अभी तक कोई भी नहीं आया और ना ही हमें पता था कि कोरेगांव कैसे पहुंचे। अंबेडकर ने आगे बताया कि हमने बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए थे। हमारे पहनावे या बात से कोई भी ये पता नहीं लगा सकता था कि हम अछूतों के बच्चे थे। वास्तव में स्टेशन मास्टर को पूरा यकीन था कि हम ब्राह्मण के बच्चे थे। इसलिए स्टेशन मास्टर ने हमें जिस अवस्था में पाया था वह हमारी उस अवस्था को देखकर बहुत परेशान हो गए थे। जैसा कि हिंदू जाति के बीच होता है, स्टेशन मास्टर ने हमसे पूछा कि हम कौन थे। मैंने एक पल भी नहीं सोचा और बिना सोचे समझे बोल दिया कि हम महार थे। महार उन समुदायों में से एक है जिन्हें बॉम्बे प्रेसिडेंसी में अछूत माना जाता था। स्टेशन मास्टर एकदम चौंक गए। उनका चेहरा अचानक बदल गया। हम ये देख सकते थे कि वह एक विचित्र भावना से भर गए थे। जैसे ही स्टेशन मास्टर ने मेरा जवाब सुना, वह अपने कमरे में चले गए और हम जहाँ थे वहीं खड़े रहे। 15 से 20 मिनट बीत गए। सूरज लगभग अस्त हो रहा था। हमारे पिता नहीं आए और ना ही उन्होंने अपने नौकर को भेजा था और अब तो स्टेशन मास्टर ने भी हमें अकेला छोड़ दिया था। हम सचमुच ही घबराए हुए थे और जो उत्साह और खुशी हमने यात्रा की शुरुआत में महसूस की थी, वो अब अत्यधिक दुख की भावना में बदल गई। आधे घंटे के बाद स्टेशन मास्टर लौटे और हमसे पूछा कि हमने क्या करने का विचार किया था। हमने कहा कि अगर हम भाड़े पर बैलगाड़ी ले सकते हैं तो हम कोरेगांव बैलगाड़ी में जाएंगे और अगर कोरेगांव बहुत दूर नहीं था तो हम पैदल ही सीधे ये यात्रा शुरू करना चाहेंगे। भाड़े के लिए कई बैलगाड़ियां चल रही थी, लेकिन स्टेशन मास्टर को मैंने जो जवाब दिया था कि हम महार थे, वह गाड़ी वालों के बीच पहुंच चुका था और उनमें से कोई भी अछूत वर्गों के यात्रियों को ले जाने के द्वारा प्रदूषित होने और खुद को अपवित्र करने के लिए तैयार नहीं था। हम किराया दोगुना देने के लिए तैयार थे, लेकिन हमने ये पाया कि पैसा भी किसी काम नहीं आया। बैलगाड़ी वालों से हमारी तरफ से मोल भाव कर रहे स्टेशन मास्टर चुपचाप खड़े थे और हम बिल्कुल भी नहीं जानते थे कि हम क्या करें। चलिए अब जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो 1891 से 1956 तक रहे, उन्हें भारतीय संविधान का जनक माना जाता है और वह दलितों के सबसे प्रसिद्ध नेता भी हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने दलित समुदाय के अधिकारों के लिए बहुत लड़ाई लड़ी। उनका जन्म अछूत माने जाने वाली महार जाति में हुआ था। महार गरीब थे, उनके पास अपनी कोई जमीन नहीं थी और उनके बच्चों को भी वह काम करना पड़ता था जो उनके माता पिता करते थे। वह मुख्य गांव से बाहर के स्थानों में रहते थे और उन्हें गांव के अंदर नहीं जाने दिया जाता था। डॉक्टर अंबेडकर अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी कॉलेज की शिक्षा पूरी की और वकील बनने के लिए इंग्लैंड गए। ही इनकरेज्ड दलित्स टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल एंड कॉलेज। उन्होंने दलितों को अपने बच्चों को स्कूल और कॉलेज भेजने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने जाति व्यवस्था से बाहर निकलने के लिए दलितों से विभिन्न प्रकार की सरकारी नौकरियों को लेने का भी आग्रह किया। उन्होंने मंदिरों में प्रवेश पाने के लिए दलितों के कई प्रयासों का नेतृत्व किया। उन्हें जीवन में ऐसे धर्म की खोज थी जो सभी सदस्यों के साथ समान व्यवहार करे और उनकी ये खोज बुद्धिज्म पर रुकी। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने बाद में जीवन में बौद्ध धर्म अपना लिया। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि दलितों को जाति व्यवस्था से लड़ना चाहिए और सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं बल्कि सभी लोगों के लिए उनके सम्मान के आधार पर समाज यानी सोसाइटी के प्रति काम करना चाहिए और भेदभाव ऊंच नीच छोड़कर सभी को एक समान मानना चाहिए। कल्पना कीजिए कि ये सब कितना मुश्किल होगा कि जब लोग आसानी से एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते थे। यह कितना अपमानजनक और दुखदाई होगा कि कुछ लोग आपसे दूरी बनाए रखें, अपने को छूने से मना करें या आपको उस जगह से पानी पीने की अनुमति ना हो जहां से उच्च जाति के लोग पानी पीते हों। उस समय में यह सब कितना दुखदाई रहा होगा। ये सब इमेजिन करना भी कितना मुश्किल है। इस छोटी सी घटना से पता चलता है कि एक गाड़ी में एक जगह से दूसरी जगह जाने का इतना आसान काम उन बच्चों को उपलब्ध नहीं था।
भले ही वे पैसे दे सकते थे। स्टेशन पर सभी गाड़ी वालों ने बच्चों को ले जाने से मना कर दिया। उन्होंने भेदभावपूर्ण तरीके से काम किया। इसलिए स्पष्ट रूप से, जैसा कि ये कहानी हमें दिखाती है कि जाति आधारित भेदभाव न केवल दलितों को कुछ आर्थिक गतिविधियों को करने से रोकने के लिए सीमित है, बल्कि ये उन्हें दूसरों द्वारा दिए गए सम्मान और प्रतिष्ठा को पाने से भी इनकार करता है। स्ट्राइविंग फॉर इक्वेलिटी, समानता के लिए प्रयास कर रहे हैं। ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता के लिए संघर्ष भी इसमें शामिल था। उन लोगों के बड़े समूहों का संघर्ष जिन्होंने न केवल अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उन्होंने ब्रिटिश द्वारा सबके साथ समान व्यवहार किया जाए इसके लिए भी लड़ाई लड़ी। दलितों, महिलाओं, आदिवासियों और किसानों ने अपने जीवन में अनुभव की गई विषमताओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी। भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई बिना भेदभाव किए सबने साथ मिलकर लड़ी। जैसे कि पहले बताया गया, बहुत से दलितों ने मंदिरों में प्रवेश पाने के लिए खुद को संगठित किया। महिलाओं ने मांग की कि उन्हें पुरुषों के समान शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। किसानों और आदिवासियों ने खुद को मनी लेंडर या साहूकारों की मुट्ठी से बचने के लिए लड़ाई लड़ी, जो कि उनसे हाई इंटरेस्ट चार्ज करते थे। 1947 में जब भारत एक राष्ट्र बना तो हमारे नेता भी विभिन्न प्रकार की असमानताओं जो कि उस समय में अस्तित्व में थी उससे चिंतित थे। जिन लोगों ने भारत के संविधान को लिखा था वे जानते थे कि यह संविधान एक दस्तावेज है जिसमें ऐसे नियमों का उल्लेख किया गया है जिसके द्वारा राष्ट्र कार्य करेगा। ये नियम उन तरीकों से भी सावधान करते हैं जिन तरीकों में सोसाइटी में भेदभाव का व्यवहार किया गया था, और ये नियम ये भी बताते हैं कि लोग इस भेदभाव के खिलाफ कैसे लड़े। इन संघर्षों के कई नेताओं जैसे डॉक्टर अंबेडकर भी दलितों के अधिकारों के लिए लड़े थे। इसलिए इन नेताओं ने संविधान में एक दृष्टि और लक्ष्य निर्धारित किया ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि भारत के सभी लोगों को समान माना जाए। आज सभी व्यक्तियों की इस समानता को एक महत्वपूर्ण मूल्य के रूप में देखा जाता है जो हम सभी को भारतीयों के रूप में एकजुट करता है। अब देखते हैं हमारे संविधान की वजह से क्या क्या अच्छा हुआ। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में। सभी को समान अधिकार और अवसर मिले। अनटचबिलिटी को एक अपराध के रूप में देखा गया और कानून द्वारा इसे कानूनी रूप से समाप्त कर दिया गया है। अब लोग अपनी पसंद का काम चुनने और उसे करने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हैं। सरकारी नौकरियां सभी के लिए खुली हैं। इसके अलावा संविधान ने गरीब और अन्य ऐसे सीमांत समुदायों के लिए समानता के इस अधिकार को महसूस करने के लिए सरकार पर जिम्मेदारी डाली, जिससे सरकार इस बारे में विशिष्ट कदम उठा पाए। संविधान के लेखकों ने भी कहा कि समानता सुनिश्चित करने में डाइवर्सिटी यानी विविधता के लिए सम्मान एक महत्वपूर्ण तत्व था। उन्हें लगा कि लोगों को अपने धर्म का पालन करने, अपनी भाषा बोलने, अपने त्योहार मनाने और अपने आप को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी भाषा, धर्म या त्योहार का पालन करना अनिवार्य नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार को सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश बना जहां विभिन्न धर्मों और विश्वास के लोगों को बिना किसी भेदभाव के अपने धर्म का पालन करने और उसका अनुसरण करने की स्वतंत्रता है। इसे हमारी एकता के एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में देखा जाता है कि हम सभी धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं और एक दूसरे का सम्मान करते हैं। हालांकि ये आदर्श हमारे संविधान में निहित हैं, लेकिन ये चैप्टर बताता है कि इनइक्वालिटीज यानी असमानताएं आज भी मौजूद हैं। इक्वालिटी यानी समानता एक ऐसा मूल्य है जिसके लिए हमें प्रयास करते रहना चाहिए, ना कि ये कुछ ऐसा है कि अपने आप हो जाएगा। मतलब इक्वालिटी ऐसी चीज नहीं है कि अपने आप ही मिल जाएगी। लोगों का संघर्ष और सरकार द्वारा सकारात्मक कार्य सभी भारतीयों के लिए इक्वालिटी को एक वास्तविकता बनाने के लिए आवश्यक है। The first page of the Constitution that clearly states that all Indians are entitled to equality of status and opportunity. यह भारतीय संविधान का पहला पेज है जो स्पष्ट रूप से बताता है कि सभी भारतीय प्रतिष्ठा और समानता के अवसर के अधिकारी हैं। इस चैप्टर को पढ़कर ये पता चलता है कि समाज रूढ़िवादी सोच में जकड़ा हुआ है। उस समय में भेदभाव
और छुआछूत बहुत अधिक होता था। लेकिन आज स्थिति काफी हद तक अच्छी है, लेकिन पूरी तरह नहीं। देश के अंदरूनी और पिछड़े इलाकों में आज भी ऊंची जाति के लोगों का बोलबाला है। वहां छोटी जाति के लोगों को आज भी नीचा समझा जाता है। इसका मतलब ये है कि इन इलाकों में आज भी जातिगत भेदभाव जारी है, जिसे खत्म करना जरूरी है। अनटचबिलिटी, जिसे एक क्राइम माना गया, उसे सरकार ने कानूनी रूप से तो खत्म कर दिया, लेकिन आंशिक रूप से अभी भी ये दिखाई पड़ता है। और इक्वालिटी यानी समानता के लिए तो हम सब भारतवासियों को संघर्ष करते रहना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अपने विचार कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।